अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, मुल्क में सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है और इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए उन्हें तलब कर लिया है। आज या कल हाजिर होने का भी कह दिया है। इलेक्शन पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन ने भी सियासी जमातों को खत लिख दिया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ समातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सुनाई गई सजा को बज़ाहिर गलत करार दिया है और कहा है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल इस पर सुनवाई नहीं करता तो 1 बजे हम खुद इस पर समाअत करेंगे। नवाज शरीफ साहब यानी कि ऑपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो वो इस बारे में ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने अपनी साख को दाव पर लगा लिया है। मरीम नवाज साहिबा ने भी इस बारे में ट्वीट की है। खैर, ये मामलात एक तरफ है। गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें तो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जनूबी वज़ीरिस्तान में पेश आया। 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया है और वो कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इन दहशतगर्दों के खिलाफ अपनाई जाएगी। जब तक दायमी अमन नहीं होगा, इनके खिलाफ क्रैकडाउन यूं ही जारी रहेगा। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। जावेद साहब, आपको तो वेलकम कहते हैं, आप काफ़ी छुट्टियों के बाद आए हैं, तो चलें पहले आपको ही ज़हमत देते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इलेक्शन की बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि दोनों काम हैं, दोनों आईनी हैं, इलेक्शन की डेट का तयन करना भी और डिलिमिटेशन का भी, तो फिर किस तरह इस हेडलॉक को हम ख़त्म करेंगे? देखो, ये हेडलॉक तो ख़त्म होने वाला नहीं है। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तो पहले ही कह दिया है कि मई से पहले हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। और जिस चालाकी के साथ पिछली हुकूमत ने मरदमशुमारी के मामले को घसीट कर एंड तक ले गए और फिर अचानक उसको ईसीसी से अप्रूव करा दिया, तो उसका मतलब बड़ा सिंपल था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी सूरत पर भी इलेक्शन नहीं चाहती। और यही मैं समझता हूँ जो लंदन में वायसराय पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, उन्हीं की ख्वाहिश थी, क्योंकि उनको तो अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी। मगर बुनियादी तौर पे नुकसान पीपल्स पार्टी का हो गया और उसका आज आपने थोड़ी सी झलकियाँ भी देखी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई हैं कि हम 90 डेज़ में इलेक्शन चाहते हैं। अब जो सदर साहब ने आज इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है, बुनियादी तौर पे आप इसको कह लें कि उन्होंने एक नया कटा खोल दिया। पिछले पौने 2 साल से इस मुल्क में आइनी बहरान पे दर पे क्रिएट किए जा रहे हैं। कभी कासम सूरी रूलिंग देते हैं तो आइनी बहरान क्रिएट हो जाता है, कभी असम्बलियों से इस्तीफ़े देते हैं तो इलेक्शन ना करवा कर पूरे 1.5 साल उन नेशनल असम्बली की सीटों पर इलेक्शन नहीं करवाए गए। मगर चूंकि मंजूर नहीं था इसलिए नहीं करवा गए। फिर सूबाई असम्बलियाँ टूटी, छुट्टी पे थे, आर्मी एक्ट ऑफिशियल भी सामने आया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी बात। मैं आता हूँ उन सारों पे, ठीक है। बात यह है, सूबाई असम्बलियों का मामला आया, उधर भी क्या हुआ, सदर साहब ने भी लेटर लिखे, उस वक्त भी लिखे थे। क्या हुआ, कभी गवर्नर कहते थे मेरा अख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन पहले कहते रहे मेरा अख्तियार नहीं है, फिर अचानक उन्होंने कोई डेट नहीं दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी, उसको भी हमने मानने से इनकार कर दिया। इस मुल्क में जिस तरह हमने आइन का खिलवाड़ किया है 2 लोगों ने, एक जो बंदा अटक में बैठा हुआ है चेयरमैन पीटीआई ने, और दूसरा जो वायसराय पाकिस्तान है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में उसने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, इसकी मैशत को दाव पे लगा दिया। आइनी बहरानों से मुल्क को एक ऐसे मुआशी और सियासी बहरानों में धकेल दिया है कि अब आने वाले वक्त में कुछ नजर नहीं आ रहा। ये लेटर का क्या होना है, ये डस्टबिन में जाना है, कुछ भी नहीं होना। इलेक्शन कमीशन ने इस पर कुछ नहीं होना। इलेक्शन कमीशन ने तो पहले ही कह चुके हैं। और मेरी जो मैं कहीं से सुन रहा था, उन्होंने तो बड़ा क्लियर कहा है कि सदर ने ऐसे ही कह दिया, उनका हक ही नहीं है। अब बात यह है कि मानने को कोई तैयार नहीं है। 90 डेज में आपने सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन को हवा में उड़ा दी, तो आप समझते हैं कि 90 डेज में कोई इलेक्शन करा देगा सदर? एक नहीं 55 लेटर लिख दें। इलेक्शन कमीशन ने वही करना है जहां से उनको कहा जाएगा, चाहे वो आइन के मुताबिक है या नहीं है, कानून के मुताबिक है या नहीं है। लेकिन जब तक पाकिस्तान, एक बात यह है कि जब तक पाकिस्तान ख्वाहिशात पे चलता रहेगा, आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा, तो जो मईशत का हाल हुआ है, डॉलर जिस तरह तेजी से ऊपर जा रहा है, तो मुल्क किसी तरीके में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सर नवीद चौधरी साहब, ये तो आप भी जानते हैं कि आइन बेसिक फंडामेंटल है और उससे हम आंखें नहीं चुरा सकते, तो ये दोनों बातें आईनी हैं। जैसा कि मैं जावेद साहब को भी यही कह रही थी कि आर्टिकल 48(5) और आर्टिकल 51 दोनों आईनी हैं और किस बात पर
जो है वो एग्री किया जाए, किस चीज़ को फॉलो किया जाए, ये मामला कहाँ जाएगा? देखिए, मामला जहाँ भी जाएगा एक तनाज़ा ही पैदा होगा ना। और प्रेसिडेंट ने अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो ख़त लिखा है, इसका बुनियादी मकसद तनाज़ा पैदा करना और उसको बढ़ावा देना है। इसका दूसरा और कोई मतलब नहीं है कतई तौर पर। अब जहाँ पर मामला वो लेके जाना चाहते हैं, हम अज्यूम करते हैं ना कि सुपीरियर जुडिशरी में जाएगा ना, वो पहले ही सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा हो चुकी है। आइन के नाम पर आइन के साथ खिलवाड़ हमेशा किया जाता रहा इस मुल्क के अंदर। मैं आपको बहुत दूर नहीं लेके जाता, जिस वक्त पंजाब में हुकूमत तब्दील करनी थी, जनरल साहब बाजवा साहब को हुक्म आया कि हुकूमत तब्दील करके ये हुकूमत लाओ, कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, तो अगलों ने आइन रीराइट कर दिया। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उसी बेंच में मौजूद 2 फाजिल जज साहब ने लिख के दी। तो आइन तो रीराइट कर देते हैं अगले। आइन रीराइट का मतलब क्या है? आइन को उड़ा देना, एबोरेट कर देना। भाई जो चीज़ लिखी हुई है, अगर मैं उसको रीराइट कर रहा हूँ तो पीछे क्या रह गया? अब मामला ये है कि अलवी साहब क्या चाह रहे हैं। अलवी साहब को अब मसला ये दरपेश है कि वो सदारत की मुद्दत उनकी ख़त्म होने वाली है, वो एक अटैम्प्ट कर रहे हैं। अच्छा। जिसके तहत वो अपने आप को पीटीए की सफ़ा में काबिल कबूल बना सकें, या शायद वो समझते हैं कि कोई एस्टेब्लिशमेंट मेरे दबाव में आ जाएगी। नहीं, जो साहब आईनी तौर पे सदर की मुद्दत तो उस वक्त तक रहेगी जब तक अगली असम्बली नहीं फारग हो जाएंगे। ये कैसे? तो पहले कर दिए जाएंगे, बस वो आइन के तहत ही हो जाएंगे, और जैसे इनकी मुद्दत खत्म होगी इनकी छुट्टी करा दी जाएगी। तो असल में हुआ कि ये है, बुनियादी तौर पर जो एक गलती हुई ना इस दफ़ा, ये पाकिस्तान में बहुत देर से सिलसिला ऐसे ही चलता आ रहा है। और क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद शुरू हो गया था, हुज़राइन कैसे तब्दील होते थे। मसला ये है कि इस मरतबा प्रोजेक्ट के अंदर जो बाकी पुर्जे थे, जुडिशरी में जो लोग बैठे हुए थे, देखें ना, ये पाशा के दौर से काम शुरू हुआ है, फिर रहील शरीफ के दौर में अरूज में पहुंचा, जो फिर अवान सदर में बैठे हुए थे उनको अलग नहीं किया गया, इंतज़ार किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि कोई आर्मी चीफ मुद्दत में तोसी चाहता था, कोई आर्मी चीफ लगना चाहता था, सियासतदान आए तो वो भी आगे फंस गए, फिर कुछ जजेस भी थे जो मुद्दत मुलाजमे में तोसी चाहते थे। तो ये लंबी चौड़ी गड़बड़ हो गई। तो ये एक फंस क्रिएट करने की कोशिश है अलवी साहब की, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कोई बहुत ज़्यादा गंद वो मचा नहीं पाएंगे और वापस अपने डेंटल क्लिनिक में ही उनको जाना पड़ेगा। हाँ, केसेस उनके खिलाफ बड़े स्ट्रॉन्ग मौजूद हैं। अगर रियासत ने फैसला कर लिया कि उन पर मुकदमा चलाने हैं और ये प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी की मचान से नीचे उतर आए, सदारती इस्तिस्ना की, तो उसके बाद मुकदमे मौजूद। लेकिन अभी लगता है कि ये जो इलेक्शन का मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में जाता नजर आ रहा है और वहां पर ही जाकर शायद इसकी गुत्थी सुलझ सके। लेकिन पीजे सर, आपको क्या लगता है, जैसा कि नवीद चौधरी साहब कह रहे हैं, क्या ये एक सोचा समझा मंसूबा है? देखें, हमने फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन को डिबेट पर डाल दिया। टेक्निकली आर्टिकल 48 क्लॉज 5 जब प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं या गवर्नमेंट को फोल्ड अप करते हैं, तो इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट कि वो अप्रोच करें और विद इन 90 डेज़ वो कहें कि विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आपने इलेक्शन कराने। अब इलेक्शन कमीशन जो मेरी नज़र में ये एक फेलियर है, इसको ये प्रिपरेशंस पहले करनी चाहिए थी। उसको पता है इस सेंसस का ये मसला आएगा, वाई वर दे डोसाइल ऑन दैट, वाई वर दे प्लासिड ऑन दैट। एक दूसरी, अब इन्होंने जो कहा है कि जी हाँ जाएँ, सारी पार्टीज़ को बुला रहे हैं और उनसे मशवरा करें कि व्हाट शुड बी द इलेक्शन डेट। व्हाई डिडंट यू डू इट बिफोर? व्हाट वाज द डिले? आपको क्या उसमें क्या तकलीफ थी? क्योंकि आप एक पार्टी के बिल्कुल एंटी हुए थे और आप उसको एंटरटेन भी नहीं कर रहे थे। आज आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं। आपने सारी पार्टीज़ को बुलाया, अच्छी बात है, बट इट शुड हैव बीन डन बिफोर। हमने प्री जजमेंट हर एक पे कर देते हैं और कर दी है, हमने हर एक पे की है, हर पॉलिटिकल लीडर पे। और जिस तरह के आज हमने इमरान खान पे किए, पहले हमने नवाज शरीफ पे किए, ज़रदारी पे किए, बेनज़ीर पे किए, हर एक पे किए हमने इवन ऑन द मिलिट्री जनरल्स, हमने हर एक पे हम कर देते हैं प्रीएम्प्ट अपने आप को। सो टेक्निकली, रियलिस्टिकली ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। Who will decide the interpretation of Article 48 ये जो 5 जो है आपका, इसकी आप मुझे बताएं इंटरप्रिटेशन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। क्यों? कि at the end of the day that is the Supreme Court of Pakistan। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब तक ये नहीं कहेगा, हम डायलेमा के अंदर है। अब नीचे हलचल शुरू होगी, हाँ जी मीटिंग्स कर लें, ये कर लें, बट द क्वेश्चन इज आर यू प्रिपेयर्ड? दैट इज द की क्वेश्चन, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द इलेक्शंस? मेरी नज़र में आप प्रिपेयर्ड नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप? ये इलेक्शंस पर लोग, मैंने तो पहले कहा है इस प्रोग्राम में, बाकियों में भी, ये इन इलेक्शंस को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर प्लेइंग फील्ड फॉर एनीबॉडी। क्योंकि एवरीबॉडी इज इन सेल्ड, वो कहते हैं ना डोल ड्रम्स, और इसके अंदर
आई कैन अश्योर यू हम फिर इसी गन से गुजरेंगे जो आज हम बात कर रहे हैं, ये हम 8 महीने 9 महीने के बाद फिर यही हम बात करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। हम लोन के अंदर फंसे हुए हैं, हमने लोन वापस करने हैं, स्टेबिलिटी है कोई नहीं है, हम उसको डिस्टेबलाइज हर एंगल पे कॉन्स्टिट्यूशन को कर रहे हैं, एंड यू नो मजाक उड़ा है। वो प्रेसिडेंट का आपने सुन लिया, उसके ऑर्डर को ओबे नहीं करा है। यार कभी सोचा है मैंने, कभी सोचा नहीं था। सर इसका तो दूसरा पहलू भी है ना, एक सदर साहब क्या कह रहे हैं और एक सेक्रेटरी साहब क्या कह रहे हैं। प्रेसिडेंट के पास जाऊंगा, ही इज माय सुप्रीम अथॉरिटी, ही इज माय सुप्रीम कमांडर। मैं और ये स्टाफ अफसर का काम होता है बिल्कुल कि पूछना कि सर इसका क्या करना। इंक्वायरी में चले जाए ना, इंक्वायरी में जाए, लेकिन कभी भी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। नहीं ना, एक सेकंड, अगर नहीं जाएंगे दैट मींस ही इज गिल्टी। मुझसे लिखवा लें, वो नहीं जाएंगे, वो फंस जाएंगे। सर यहाँ पर बात यही है कि क्या उन्हें सेनेट में तलब किया जाता है, और अगर किया जाता है तो फिर वहां सफाई दे दें, ये मामला उसके बाद देखेंगे। ये वहां नहीं जाएगा, इंक्वायरी में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन अभी हम इसी इलेक्शन के मामले की तरफ वापस आते हैं, देखते हैं अब इसमें क्या होगा। सूरत हाल तो बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाती नजर आ रही है। हम चलते हैं एक ब्रेक में, उसके बाद वापस आएंगे, बात करेंगे क्या इमरान खान को कल क्लीन चिट मिलेगी या नहीं। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। तोशाखाना केस के हवाले से बात हो रही है और कहा यह जा रहा है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनको अपने दिफा का हक नहीं दिया गया और जो फैसला किया गया है उसमें कुछ गलतियां मौजूद हैं। तो पीजे सर मैं आपकी तरफ लाती हूँ ये मौजू, आपको क्या लगता है, क्या दिफा का हक नहीं दिया गया था, बारहा तलब किया गया था? देखिए जो चीफ जस्टिस उनके रिमार्क्स आपने सुन लिए हैं कि ये इसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये जो फैसला हुआ है, और वो वेट करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन का, क्योंकि उन्होंने तो आज बिल्कुल उसको आउट कर दिया कि जब तक वो डिसीजन नहीं आता आई विल नॉट इंटरफेयर। वेरी गुड, अच्छी बात की उन्होंने। और उसके साथ साथ फिर जो बात आती है, एक क्वेश्चन जो उठता है, एक जज ने कहा है कि कैन अ फेलो मेंबर फाइल अ रेफरेंस अगेंस्ट अ फेलो मेंबर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ओनली द स्पीकर कैन फाइल अ रेफरेंस, नॉट द मेंबर्स अगेंस्ट ईच अदर, वरना तो फिर आपका वो खिचड़ी मार्केट बन जाएगी वहाँ। सो द स्पीकर ऑफ द हाउस, ये आई एम श्योर ये कल डिस्कस होगा आफ्टर द वर्डिक्ट व्हाट इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेज। लेकिन इसके अंदर देखें, मैं ना जज हूँ, ना जूरी हूँ, ना प्रोसिक्यूशन, ना डिफेंस। मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि एक ऑनेस्ट डिसीजन आए, फेयर डिसीजन आए, क्योंकि हमने अनफेयरनेस नवाज शरीफ के केस में भी देखी है। मैं बार बार उसको रिपीट करता हूँ, आपने सारी उम्र उस इंसान को करप्ट और ये वो करके अकामे पे निकाल दिया। तो मैं हमेशा ये कहूँगा, बीइंग टोटली न्यूट्रल, कि वेदर इफ इमरान इज गिल्टी ऑन एनी काउंट, दे पनिशमेंट, बट बी फेयर। आपने एक के साथ ज्यादती की है, आपने भुट्टो के साथ भी ज्यादती की है, आपने कई लीडर्स के साथ आपने ज्यादती की है, सो जजमेंट हैज टू बी फेयर। तो ये वो करेगा, एंड दैट रिमेन्स अगेन टू बी सीन। देखें पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस होता है ना और प्रोसिक्यूशन, लॉयर्स, इन दोनों को पता है सच क्या है। ट्रायल यहाँ होता है जज का, ये ट्रायल जज का होता है, प्रोसिक्यूशन डिफेंस लॉयर्स का नहीं होता, क्योंकि उसको सब कुछ पता होता है। तो मैं समझता हूँ कि अब लेट्स वेट एंड सी कि व्हाट कम्स आउट ऑफ इट, क्योंकि इसके अंदर बड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हुई हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अब जो हम इधर उधर डाइवर्ट कर जाते हैं ना, कभी आर्मी चीफ को ब्लेम कर देते हैं कि जी वो इंटरफेयर कर रहे हैं, कभी किसी और को कर देते हैं। इसमें द कोर्ट, मेरी नज़र के अंदर, आई विल ऑलवेज अपहोल्ड द कोर्ट। जो मर्जी कोर्ट हो, अगर मैं कोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करूँगा तो आई एम सॉरी, then the country has gone down the drain. So we have to respect our institutions जो भी हैं, and think positive। हम नेगेटिव हैं। अच्छा। इस मुल्क के अंदर मैं आपको बताऊं, हमारी सोच ही नेगेटिव है, कोई हम पॉजिटिव सोचते नहीं है। किसी आपने आज तक किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या लीडर को देखा है कि जब वो चला जाता है सिवाय गालियों के हम देते कुछ नहीं है? और यार अच्छे काम भी करके जाते हैं, वो हम सराहते नहीं हैं। हम नेगेटिव्स में चले जाते हैं इस मुल्क के अंदर। खुदा के लिए ये जो जजमेंट कल आती है, जो भी हो, अच्छी हो बुरी हो, एक्सेप्ट करें, फिर आपका जो लॉ कहता है उसके बाद आप बड़ी खूबसूरत बात किया आपने। हम सोचते ही मनफी हैं, हमारी सोच ही नेगेटिव है, और इसी की अक्कासी यहाँ से हो रही है कि जो बानी तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, या आप जो भी कह लें, वो ये कह रहे हैं कि मेरे जितने भी केसेस हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहीं और मुंतकिल किया जाए। वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, इस बात का भी इंतजार नहीं किया कि चलो कल का फैसला ही देख लेते। कह रहे हैं कि जो भी मेरा केस है वो यहाँ ना लेकर आया जाए। नवीद चौधरी साहब, आप कैसे देखते हैं? नहीं, एक सेकंड नवीद साहब से,
यही एप्लीकेशन, फाइनल एप्लीकेशन जिन लोगों, मैं आपको बताता हूँ, जस्टिस अनवारुल हक, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भुट्टो साहब ने कहा था कि प्लीज डोंट सिट ऑन माय केस बिकॉज आई डिडंट एलिवेट यू टू द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ सास की काल पकड़ी गई, अगले नहीं उठ रहे, छोड़े जो भी है, ये अदालत नहीं है, ये सियासत। ये बिल्कुल आप इसको ले जाएं वापस घूमकर 9 मई पर। गुड टू सी कहने की कोशिश है, कोशिश का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये नाकाम होगी, लेकिन ये देखना होगा मौजूदा निज़ाम को, सिस्टम को, निगरान हुकूमत को कि किस तरह से ये पीटीआई का अदालती वायरस फिर हमलावर हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट के जजों ने जो रिलीफ दिया है इन दिनों पीटीआई के लोगों को, हैरान कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया है, उधर हंगामे हो रहे हैं। और उसके बाद आप देखें वो कह रहे हैं जी कि इस चीफ जस्टिस पर मुझे एतबार नहीं है, केस कहीं और ले जाएं। अगलों की हर चीज आई हुई है, वो तो मार्शल लगाने तक तैयार बैठे हुए हैं, उनकी फैमिली करें मार्शल लगाओ, टारगेट के लिए रहे उनके। ये केस, ये क्या तमाशा है कि केस एक अदालत में है, अपील हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट निगरान जज बन के बैठ गया। exactly. वो इजाजुल हसन वाले जो मामला था वो तो रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो ये तो निगरान जज बने हुए हैं। तोशा खान का केस क्रिस्टल क्लियर है भाई, उसमें तो वो पेश नहीं हो रहे थे। उनकी पीर ने उनको बताया था कि आपने पेश नहीं होना, फंस जाएंगे। आपको याद नहीं है जब ये 9 मई को गिरफ्तार हुए थे तो क्या हुआ था, किस केस में हुए थे? और उसके बाद आप अंदाजा करें कि फर्द जुर्म लगी हुई है और यही चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इनको वहां से निकाल रहे हैं। किसके कहने पर? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कहने पर। कॉल लीक हो रही है, ख्वाजा तारक रहीम ये कह रहा है कि भाई इस तरह से फैसला होगा, ये वहां भेजेगा, वो वहां भेजेगा और वैसे होगा। वही मामला अब दरपेश है। अब इनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कीड़े नजर आने शुरू हो गए हैं। और 27 पेशियां तो सिर्फ जस्टिस नहीं है, खाली जज है, माफ कीजिएगा, हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में हुई हैं, एक में पेश नहीं हुए। जिस दिन इनको सजा होनी थी 12 बजे तक ये अपने घर में सोए थे, लाहौर से गिरफ्तार हुए। वो तो अदालतों को समझते कुछ नहीं, वो तो कहते हैं मेरे घर की जागीर है, ये मेरे पीछे। मुझे तो ये बताया जाए ना, पहले सबसे पहले ये बताया, और निगरान को बताया हिम्मत करके, सियासी हुकूमत बुज़दिल थी, उनके लीडर चले बाहर बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं, आज भी सिर्फ एक पार्टी बोल रही है। मुझे ये बताएं कि आजम समाती किसका कोड वर्ड है? आप वो देखें, केस के मेरिट डी मेरिट उड़ा के रख दिए चीफ जस्टिस ने, तो नीचे फैसला कौन करेगा? जस्टिस खोसा पहले कह चुके हैं, जब ये यही मरीम नवाज का केस था और नवाज शरीफ का केस था बेल का, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया अरशद मलिक जज के फैसले के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का बेंच था, उन्होंने कहा जी आप जमानत जरूर दे दें लेकिन केस के मेरिट्स डीमेरिट्स को अभी तय ना करें। ये उन्होंने रोका, हालांकि वो केस वहीं उड़ रहा था। आज आलम यह है कि वो बैठ के था, बेंच क्या बनाया है, वो बेंच फिक्सिंग करने वाले जज साहब उसमें शामिल हैं, उन जज साहब के खिलाफ रेफरेंस किया हुआ है। तो ये मैं तो बाकियों पर भी, मेरे लिए सारे एक जैसे जज हैं, मैं ये नहीं कहता। आप अब देखें कि जो कोयटा वाला केस था वकील के कत्ल का, वो भी लगा लिया अपने पास फौरन, ताकि बेल पे बेल भी दे जाए। तो ये एक रेस लगने लगी है, और इनका ख्याल ये है क्योंकि हमारे यहाँ एक बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जजों के एहतसाब का निज़ाम मौजूद ही नहीं है सुपीरियर जुडिशरी के। और वैसे निज़ाम में कोई ना कोई पकड़ा जाता है, कोई ना कोई मामला होता है, जजों का है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा लकूना सामने आ चुका है। इसका अब कैसे निकलेगा, तो ये तो निगरान हुकूमत ने देखना है। निज़ाम अदल पर भी सवालिया निशान लगा दिए, कहते हैं कि निज़ाम अदल तो देखें, वो तो उस दिन फिनिश हो गया ना, कि जब वो आपके ऑडियो लीक साहब की आ रही हैं, आप कह रहे हैं मैंने समाअत होने ही नहीं देनी, तहकीकात होने ही नहीं देनी। भाई तहकीकात होने दें, अपनी मर्जी का जज लगा लें। कौन सी बेंच फिक्सिंग पकड़ी गई सर? ये तो अब हम कल देखते हैं कि कल क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको टेक अप करेगा? ना वो तो गुड टू सी ही कहने के मूड में है ना, वो तो दूसरा 10 मई करना चाहते हैं, उसको रोका कैसे गया था? अच्छा, 10 मई के बाद एक और तारीख थी जिसमें तोहने अदालत में 4-5 बंदों को गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। जावेद साहब से पूछते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे भी दीवार से लगाने की कोशिश की गई थी, साबिक चीफ जस्टिस साहब ने की थी, और अब एक शख्स को बचाने के पीछे लगे हुए हैं। सर क्या कहते हैं? बुनियादी तौर पे मियाँ नवाज शरीफ ने जितनी सियासत की है ना 35-40 साल, उनको हमेशा अदालतें और जजेस जस्टिस कयूम टाइप चाहिए, क्योंकि उनकी ख्वाहिश बादशाह सलामत है ना, उनको फैसले अपनी मर्ज़ी के चाहिए। ये जो तारड़ साहब हैं, इनके जो मामले खुसूसी थे अता तारड़ साहब, इनके दादा क्या करते थे, उनको किस चीज़ की बुनियाद पर उनको सदर बनाया गया था, सारे पाकिस्तान को पता है, दुनिया को पता है, जस्टिस कयूम। सो पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसला नहीं हो रहा। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अवाम ने उनको रिजेक्ट किया हुआ, अवाम से मफरूरी है इनकी। इसलिए लंदन में बैठे मेरे मोहतरम वायसराय साहब उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, भगोड़े इन्हीं अदालतों के, इन्हीं 50 रुपए के। मैं तो समझता हूं कि सुबह पहला केस ये होना चाहिए कि शहबाज शरीफ को अदालत बुलाए और पूछे उनसे
कि तुमने जो गारंटी दी थी एक बंदे की जो वायसराय पाकिस्तान बन के उधर से ख्वाहिशात पे अमल दरामद चाहता है, उसको कैसे लाया जाएगा और कैसे पाकिस्तान का हाई कमिश्नर उस बंदे को मिलने जा रहा है? दिन दिहाड़े जो बंदा अदालतों को मतलूब है, इससे ज्यादा अदालती निजाम की तज़हीक और क्या हो सकती है? और आज हम बातें कर रहे हैं, यही दिलावर अब्बास है ना, 1 घंटे में फैसला करके जल्दबाजी में करके और अगले दिन फ्लाइट पकड़ के निकल गया। तो पेश नहीं हुआ। लेकिन मैं गवाहन जिन लोगों ने मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजा, यस जिसमें बिल्कुल जो भी है कैबिनेट असोसिएशन, अच्छा, इन सबको बुला के ट्रायल करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा चलो बात ये है, अच्छा बात ये है कि आपने की थी तो फर्क भी हुआ। आपने बैठे हुए हैं, आपने जितने केस पकड़े जाते हैं मजबूती से आपने पीटीआई चेयरमैन को आइन रीराइट नहीं किया था, मतलब यार जिधर आपने 200 केस एजेंसियों के टाउट जो है वो थे वो सारे ना, 10-15 दिन और वाहन कह रहे थे को बुलवा बैठ गई, घुटनों के रोज अदालत बैठ गई। ये तो अदालत का हाल था। सही, शहबाज शरीफ को बुला के नाहल करार दें, इस हिम्मत का मुजाहरा करें। मैं मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि आप कहें जी ये स्टाम्प पेपर, ठीक है, ठीक है, ये चीज दिखाएं ना। नवीद चौधरी साहब, जावेद साहब को बात करने उधर से भरी, फलां से भरी। अच्छा, करने वाला बात साहब से मेरा सिर्फ एक सवाल कैसे गया आपने ये राशन जो है जिसने 9 में उसको भी पकड़े। नवीद चौधरी साहब, आपकी इजाजत से जावेद साहब को मुझे मुकम्मल करनी पड़ती है ना, मतलब यूं फारग हुआ उस केस में, जस्टिस आज़ाद फारग हुआ। ये वो लोग हैं जो और डट के बैठ जाते हैं, जिनके केस आते हैं। सदर बने थे उनका क्या, ट्रकों की वीडियो आ गई, ट्रकों की सदर बनाया था उनका एक इल्जाम बता दें। जावेद साहब, आप मुझे चले इस बात पर आप क्या राय रखते हैं? कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनके रिहाई के कितने इम्कानात हैं? देखो, रिहाई उनकी नहीं होनी है। अच्छा, उन पे इतने ज़्यादा केसेस हैं जिसमें मैं समझता हूँ आज भी एक 9 मई के हवाले से एक केस है जिसमें उनकी वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं। रिहाई नहीं होनी। बात यह है कि मेरा तो क्वेश्चन ये है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें। अगर दिलावर अब्बास को क्या जल्दी थी? सवाल ये है कि अगर उनके 5 गवाहान की जरूरत थी तो सुन लेते, फैसला तो उन्होंने ही करना था ना। अच्छा, तो फैसला जो मर्जी कर देते, लेकिन गवाहान को सुन तो लेते ना। बुनियादी तौर पे इस केस में कुछ है ही नहीं है। तो ये वही तोशा खान है, तोशा खाना जिसमें यूसुफ रजा गिलानी और मोहतरम आसिफ जरदारी साहब का रेफरेंस स्पीकर ने उड़ा के फेंक दिया और एक के खिलाफ भेज दिया। सब बुनियादी तौर पे ये मिसगाइड कर रहे हैं। इतना सीरियस केस है, कोई सीरियस केस से लेकर उनके वकील तक, पाकिस्तान में पहला तोशा खाना जजों तक, ये पहला तोशा खाना जुर्म नहीं लगने देने। चौधरी साहब बताएं कि ये पहली दफा तोशा खाना और एक केस में कई केस हैं। क्या तमाम लोगों को मिसगाइड करने के लिए बैठे हैं? अंदाजा करें आप। इनकम टैक्स रिटर्न में ये सब शो किए हुए, रसीदों में फ्रॉड, तो बेचने में फ्रॉड। सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, मैं ब्रेक के बाद वापस आपके पास आती हूँ। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल जो पैदा होता है वो यही है कि अगर हमारे जो निज़ाम अदल है उसी के ऊपर सवालिया निशान पैदा हो जाएगा तो फिर यहाँ के जो अवाम हैं वो रियासत से किस चीज़ की तवक्को रखेंगे? इसी के साथ एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान में जो दहशतगर्द कार्रवाई देखने में आई वो इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। ऐसे में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो ये कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी और जब तक ये दहशतगर्द अनासर जो हैं अपने हथियार नहीं डाल देते, इनके खिलाफ कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म ने भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है इसके ऊपर। पीजे सर, आप क्या देख रहे हैं, क्यों ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा? मुझसे कई लोग इख्तलाफ करेंगे। ये जो आर्मी एक्ट आया है ये इसलिए आया है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये सिविलियंस बैठे होते हैं लोगों के अंदर और ये ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं और स्टेट के ख़िलाफ़, तो आर्मी कुछ नहीं करती। आर्मी एक्ट आ गया, अब ये पकड़ेंगे ऐसे लोगों को और जेन्युइन पकड़ेंगे। क्योंकि देखो ये एक मुल्क है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। लॉ है, यस फ्लॉज भी हैं, लॉज भी हैं, लेकिन फ्लॉज को हमने इग्नोर करना है थोड़ी देर, बिकॉज हमने जाना है ऑन द पॉजिटिव लाइन। हमने देखना है कि ये गलतियां हैं लेकिन गलती को ठीक करना है हमने, हम वो करते नहीं। अब ये एक्ट जो आया है इसके अंदर आई होप इट इज़ नॉट अगेंस्ट द पॉलिटिशियंस, इट इज़ अगेंस्ट द टेररिस्ट्स। तो जो आपने अभी जिक्र किया कि जो बलूचिस्तान में जो वाक़े हुए हैं और भी जो हो रहे हैं वाक़े,
इनको बिल्कुल कंडेम करना है। और बड़ी अच्छी बात है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ गए हैं वहाँ, उन्होंने इसको बिल्कुल कहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस तो उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, पकड़ो, बंद करो या जो मर्ज़ी करो। वो मैं प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रिमार्क्स में नहीं दोहराऊँगा, लेकिन उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं बड़े खौफनाक रिमार्क्स दिए हैं, बट let's not even repeat those. But the question is कि जो लोग आपको बेदर्दी से, आपके बच्चों को, आपको घरों में आके मारते हैं, तो क्या आपके लिए क्या अल्फाज होंगे ऐसे लोगों के लिए? प्लीज़ मुझे बता दें आप। जो आपको निहत्ते शहरियों को आके उड़ा देते हैं सुसाइड बॉम्बिंग से और बॉम्ब्स के साथ, आप उनके लिए क्या अल्फाज रखेंगे? तो मैं समझता हूँ कि आर्मी ने बड़ा अच्छा ये एक स्टेप लिया है कि जिसके अंदर दे विल टेक ऑन दिस पीपल। और अब मैं तो आई विल गो टू दिस सो मच कि अगर जो गिल्टी है, वाकई गिल्टी है, उसको पब्लिक हैंगिंग करे, ताकि एक इबरत का निशाना बने कि इनफ इज़ इनफ। आप निहत्ते बच्चों, बीवियों को, बहनों को, माओं को आप इस तरह नहीं मेम कर सकते। आपने उड़ा के रख दिया सारों को। इस हमारी सोसाइटी के अंदर 70-80 हज़ार आदमी आपने मार दिया, शहीद कर दिया है, और हमने पकड़ा ही कुछ नहीं। जो थोड़े बहुत पकड़ते हैं वो कोई इधर भाग जाता है, उधर हो जाता है। आई थिंक वी हैव टू बैक द आर्मी ऑन दिस एंड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, सिंपल एज दैट। और जो पाकिस्तान के अवाम है वो तो पाक फौज के शाना बशाना है, किसी भी इस तरह के एजेंडा में जो कौम है उसका सपोर्ट तो हासिल है। लेकिन आप इधर ही थे जावेद साहब जब अफगान हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया था, दे वर ऑल्सो वेरी लाउड एंड क्लियर। तो फिर उसके बाद ये जो कार्रवाई हो रही है, आपको नहीं लगता कि ये सिलसिला रुक जाना चाहिए था? देखो, जिधर अफगान हुकूमत का मैसेज लाउड एंड क्लियर था, उसके पीछे भी आर्मी चीफ का एक लाउड एंड क्लियर मैसेज था। और ये उसी का तसलसल है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से आर्मी ने अब स्टैंड लिया हुआ है, इससे अब कहीं भी वापसी मुमकिन नहीं है। अब ये टेररिस्ट को एलिमिनेट होना है। इसमें बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है, हमें उसको एक्टिव रखना चाहिए और उसको 24 आवर्स 7 और 12 महीने चलते रहना चाहिए। इस पे कहीं अब ठहराव नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम ठहराव लाते हैं तो ये बाहर से फिर इन्फिल्ट्रेट करके मुजाहिदीन इसके रिफ्यूज़ की शक्ल में पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ इनके रिश्तेदार भी हैं और फिर उसके बाद स्लीपर सेल्स भी हैं, इनकी हाइड आउट्स हैं, और ये स्मगलिंग के चक्कर में भी दाखिल हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हर तरह से अलर्ट रह के, जिसमें सिविल आर्म फोर्सेस भी है, जहां पुलिस भी है, जहां इंटेलिजेंस के अदारे भी हैं, जहां पाकिस्तान आर्मी भी है, इन तमाम को अलर्ट रह के सिविल हुकूमत के साथ मिल के इन सब के खिलाफ क्रैकडाउन हर वक्त करते रहना चाहिए। और इसके ऊपर बिल्कुल ठीक बात है कि ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, क्योंकि जिधर हमने इनको मौका दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं ये समझता हूँ कि हमारी डिटर्मिनेशन है। पाकिस्तानी कौम को खासकर अलर्ट होना पड़ेगा। इस कौम को फौज के साथ मिलके, सिविल आर्म फोर्सेस के साथ मिलके, इंटेलिजेंस अदारों के साथ मिलके इन लोगों के खिलाफ जिहाद करना होगा, क्योंकि ये लोग हमारे नहीं, हमारे अमन के दुश्मन हैं। अगर इस मुल्क में ये कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आप जिस तरह आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो सी पैक आना है, वो सी पैक भी डिरेल हो सकता है, और उसके लिए जो हमारी इकनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है वो सबसे ज़्यादा हिट होगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ इस पे किसी सूरत पे भी माफ़ी नहीं होनी चाहिए और ना होनी चाहिए। जो हथियार फेंक के, देखिए बुनियादी तौर पे हमने डिक्लेयर कर दिया था कि जो पाकिस्तान के आइन को मानेगा, हथियार फेंकेगा, उसके साथ बातचीत हो सकती है। इसके अलावा जो नहीं करता उसको उड़ा देना चाहिए। नवीद साहब, आपको क्या लगता है, रियासत को अंदर से खतरा है या बाहर से? दोनों तरफ से खतरा है। देखें, बुनियादी बात यह है कि जब तक तो सियासी हुकूमत थी, नाम नेहाद कह लें उसको, तो उस वक्त तक बहुत सारे उसके मसाइल थे। मिसाल के तौर पर वो तो बहुत सारी गिरफ्तारियों के भी ख़िलाफ़ थे कि फ़लाँ को ना पकड़ें, अभी ठहर जाएँ, ये करें वो करें। अब आ गया निगरान सेटअप। अब ये खाली तकरीर करना, ये भाषण झाड़ने का मतलब है। आपको एक मजबूत टीम की ज़रूरत थी, आपने बनाई है या नहीं बनाई, जो बंदे सामने आ गए हम देख लेंगे ये क्या करते हैं। अगर इंटरनली इससे काम नहीं है, आपके पास कोई मौसर वज़ीर कानून ही नहीं है, यानी कि जो मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट बार के उस सदर का था जिसकी कॉल लीक हुई, वही अब पाकिस्तान बार का भी होता जा रहा है। आपने कारपोरेट लायर को वज़ीर कानून बना दिया। वज़ीर ख़जाना जो है वो
IMF से बहुत ताल्लुकात हैं उनके, लेकिन हो क्या रहा है मुल्क के अंदर आपको वो भी नज़र आ रहा है। बिजली के जो बिल हैं जो जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आपको याद है कि मुशर्रफ दौर में गुजर खां में और कहाँ कहाँ बिजली की मदिश पर अटैक होने शुरू हो गए थे। अब हरीपुर में शुरू हो गया। तो ये मामला तो बड़ा गड़बड़ अंदर मुल्क के अंदर गड़बड़ हो रहा है। आज़ाद कश्मीर ना आप अदालतों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अदालतें जुडिशल एक्टिविज्म में इतना आगे जा चुकी हैं कि एक दफ़ा फिर जाते जाते वो फिर फड़फड़ाहट जा रही है उनकी। ना आप मईशत को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये खाली तकरीर कर देना या कराची में जाके ये कह देना कि हम उनसे निपट लेंगे और आखिरी गोली तक उनका पीछा करेंगे, ये रवायती जुमले हैं। आर्मी चीफ पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी जो बात है वो दुरुस्त है कि हम कला कमा करेंगे ना सरकार। यकीन किया भी जाना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर उनको छोड़ा गया तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे, तो दूसरा रास्ता क्या है। लेकिन बात बिल्कुल क्लियर है कि अब मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। उसके लिए आईनी हाथ आपने जहां जहां इस्तेमाल करना है कर लें, अभी करना है, या वो खाली फिर ये बयाना देते रहना। ठीक है नवी चॉइस, बयाना से बहुत आगे जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया पीजे मीर सर और जावेद इकबाल साहब। बात यही है जो आप कर रहे हैं नवी चॉइस साहब, यही मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, डॉलर बढ़ रहा है, आईनी बहरान मौजूद है और अमन व अमान की सूरत हाल भी तशवीशनाक हो गई है। ऐसे में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, दिस इज़ क्वेश्चनेबल। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।